मित्रों नमस्कार, जय हिंद। तो आज भारतीय संविधान के तहत जो राष्ट्रपति को क्या-क्या विशेषाधिकार और शक्तियाँ उपलब्ध हैं, उसके बारे में हम थोड़ी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह होने से संरक्षण प्राप्त रहता है। अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए, उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में कोई कार्य करने का दावा करने के लिए राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब संसद का कोई भी सदन अनुच्छेद 61 के तहत आरोपों की जांच के लिए किसी अदालत, न्यायाधिकरण या किसी अन्य निकाय को नामित या नियुक्त करता है। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल या भारत सरकार के खिलाफ कोई वैध कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान सभी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही से छूट देता है और ये राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और कारावास से संबंधित कोई भी आदेश उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान एक नागरिक कार्यवाही गठित की जा सकती है यदि वह कार्य चाहे वह कार्य चाहे राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले या उसमें प्रवेश करने से पहले किया गया हो या किए जाने का आरोप लगाया गया हो, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में था। राष्ट्रपति को 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है या उनके कार्यालय को ये कहते हुए भेजा जाता है, जो पॉइंट वाइज़ दिया हुआ है। पहला नंबर कार्यवाही की प्रकृति, दूसरा कार्यवाही का कारण, तीसरा नाम, विवरण और निवास स्थान सहित दूसरे पक्ष का विवरण, चौथा है दूसरे पक्ष द्वारा दावा की गई राहत। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जो पहला है कार्यकारी शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 53 है। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जैसे संविधान के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, सभी राष्ट्रीय मामलों के बारे में सूचित होने का अधिकार, संवैधानिक न्यायालयों जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों, न्यायवादी, जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य आयुक्त और भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन और केंद्र केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों और उपराज्यपालों की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद राज्य के राज्यपाल महान्यायवादी को हटाना। दूसरी है सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का भी अनुच्छेद 53 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत संघ के सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी विशिष्ट प्रावधान द्वारा सामान्य सिद्धांत के दायरे को कम नहीं कर सकता है। संघ के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित से संबंधित शक्तियां हैं। सभी अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी शामिल है। राष्ट्रपति के नाम पर युद्ध छेड़े जाते हैं। शांति राष्ट्रपति के नाम पर संपन्न होती है। अब तीसरी शक्ति है कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय कूटनीति का चेहरा बनते हैं और देश को दुनिया भर के देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं। विदेशों में सभी राजदूत और उच्चायुक्त उसके प्रतिनिधि हैं। वह अन्य देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। संसद द्वारा अनुसमर्थन से पहले अन्य देशों के साथ संधियों और समझौतों पर राष्ट्रपति द्वारा बातचीत की जाती है। अब शक्ति नंबर 4 नंबर शक्ति है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच कानून प्रक्रिया में गतिरोध को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति को संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार है।
निम्नलिखित से संबंधित प्रावधानों के मामले में राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। एक नया राज्य बनाना, मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित विधायी प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। लोकसभा में पारित होने वाले धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को मनोनीत भी करता है। अब 5 नंबर शक्ति है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति अनुच्छेद 123 में 1 टू 3। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करता है। एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है कि यदि संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, राष्ट्रपति को तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता महसूस होती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम या कानून के समान ही होगा। अध्यादेश द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें। सत्र आने पर इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के पुनः संयोजन की तारीख से 6 सप्ताह बाद अध्यादेश का संचालन बंद हो जाएगा। यदि अध्यादेश को अस्वीकृत करने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, तो अध्यादेश भी समाप्त हो सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा इसे अमान्य घोषित कर दिया जाता है। अब 6 नंबर शक्ति है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं और उसकी रिपोर्ट पर कार्य करते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है। वह संसद में ऑडिट की प्रस्तुति का भी कारण बनता है। न्यायिक शक्तियां, ये 7 नंबर शक्तियां हैं न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को अपनी न्यायिक शक्तियों के रूप में निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त है। वह क्षमादान देने और दंड से राहत देने की शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। कानून मामले में, संवैधानिक मामले में और राष्ट्रीय महत्व के मामले में। क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में 72 में अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सजा को माफ कर सकता है, राहत दे सकता है, माफ कर सकता है और सजा में छूट दे सकता है या निलंबित कर सकता है या कम कर सकता है। जब सजा कोर्ट मार्शल के माध्यम से दी जाती है, जब संघ की कार्यकारी शक्तियों के दायरे में आने वाले मामलों से संबंधित किसी कानून के उल्लंघन के अपराध के लिए सजा या दंड दिया जाता है, जब किसी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड सुनाया जाता है। क्षमादान शक्ति निरंकुश नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का निरंकुश मामला हमेशा से एक अत्यधिक बहस का मुद्दा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से विभिन्न मामलों में कार्यपालिका की क्षमादान शक्तियों पर नियंत्रण रखने के प्रावधान निर्धारित किए हैं। मायूराम आदि बनाम भारत संघ उच्चतम न्यायालय से उस क्षमा शक्ति को अधीन माना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना है, न कि अपनी इच्छा से, और यह सलाह गणतंत्र के प्रमुख पर बाध्यकारी है। मेघनजय चटर्जी उर्फ थाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात दोहराई है। क्षमा करने की शक्ति का स्वरूप भारतीय राष्ट्रपति उदार पूर्वक समाधान के लिए माने जाते हैं। क्षमा अनुग्रह का कार्य है, न कि किसी व्यक्ति द्वारा मांगा जाने वाला अधिकार का रूप है। संवैधानिक प्रावधान के विपरीत क्षमादान समग्र रूप से कार्यपालिका द्वारा दिया जाता है, अकेले राष्ट्रपति द्वारा नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। क्षमा एक अपराधी को उसके सभी अपराधों से पूरी तरह मुक्त कर देती है। पूर्ण क्षमादान व्यक्ति को कानून की नजर में निर्दोष बना देता है, जैसे कि उसने कभी कोई अपराध ही नहीं किया हो। यह उसे नई क्षमताओं वाले एक नए व्यक्ति के रूप में पहचान देता है।
क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की विवेक से आती है। कुछ प्राधिकारियों को क्षमा का अधिकार प्रदान करने की प्रथा लंबे समय से अस्तित्व में है। यह अन्य देशों में भी प्रचलित है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, जब यूनाइटेड किंगडम में यह क्राउन को प्रदान की जाती है। क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया जा सकता है? क्या ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? ऐसे आदेशों की न्यायिक समीक्षा का आधार क्या हो सकता है? कुलजीत सिंह उर्फ रंगा बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल एवं अन्य में अदालत ने माना कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार जांच की जा सकती है। न्यायालय के पास ऐसे मामले पर भी न्यायिक समीक्षा की जाती है जिसे संविधान ने केवल कार्यपालिका में निहित किया है। तो ये है आज की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में व्याख्या। तो आपको कैसा लगा है ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।